नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे शो में जिसका नाम है आपकी शीतल। तो आज का शो हमारा आपकी शीतल कम और आपका एसी टीम ज्यादा लग रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, तमिल तुबिन जी का कहना है कि हमने हमारा काम तो किया है, करेंगे भी, बस जनता भी अब हमारे साथ जुड़े और जनता भी अब फैसला करे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब आप बताइए, अब ये फैसला पूरा आपका है कि आप बताइए कि उन्हें क्या करना है, ताकि और भी अच्छे तरीके से वो करप्शन के खिलाफ लड़ सके। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा मूवमेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर हो। अब हम कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब लोग आप लोगों को जानते हैं, एसी के बाद आप लोगों को जानना स्टार्ट किए लोग, ठीक है, बट लोग आपके पर्सनल को नहीं जानते कि आप कौन है। जैसे वीरेंद्र तलन को लोग जानता है कि हाँ ये एसी टीम के मेंबर है, इनका एक पद है जो भी है। तो कौन है वीरेंद्र तलन? बस मतलब यही क्वेश्चन मैं सबसे करूंगा और यही पेंट करूंगा। तो यही जानना चाहता है कि वीरेंद्र तलन कौन है, क्या करते थे, पहले क्या करते थे, कैसे जुड़े इस मूवमेंट से। सेम क्वेश्चन सबके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, क्योंकि लोग आपको लगभग 8-9 महीने से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं, पर्सनली नहीं जानते। सो दैट्स व्हाई ये कोई भी मतलब मेरा बोला ना कि हमारा शो कोई न्यूज रिपोर्टिंग शो नहीं है, बल्कि टॉक शो है। तो आप फ्री होकर अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा टॉक्स ऑफ द ट्राइब्स को। मेरा नाम वीरेंद्र तलन जी, मैं चिंपू में रहता हूँ, ईटानगर का। अच्छा। सबसे पहले तो अभी तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी, और उससे पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ। अच्छा। और मैं एक समय में प्रिंट मीडिया में भी जर्नलिस्ट का काम किया है। अच्छा। एंड देन वंस हमको NES का डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। और इस प्रकार का सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है और अपना जो लाइवलीहुड है वो मैं अपना मेहनत से कमाता हूँ। अच्छा। छोटा मोटा काम करता हूँ। अभी तक किसी MLA मिनिस्टर से काम लिया नहीं हूँ। जो भी है, जितना भी है, अपना मेहनत से कोई भी ऑफिसर्स जो मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उन लोगों ने मुझे छोटा मोटा काम दिया है, तो उसके जरिए मैं अपना लाइवलीहुड जो है अर्निंग करता हूँ। मेरा खुद का रेंट हाउस है, मेरा खुद का घर है। तो लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि किसी ने स्पॉन्सर करके हमको यहाँ डाला है। हाँ जी, वही ठीक है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर करके यहाँ डाला है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं खुद का अर्निंग खुद का परिवार खुद चलाता हूँ। मेरा 4 बच्चे हैं, खुद का बच्चा खुद पालता हूँ। किसी से दलाली करके, किसी से लूटपाट करके, किसी को धोखा दे के, किसी को ब्लैकमेल करके और किसी से स्पॉन्सर करवा के मैं अपना फैमिली नहीं चलाता हूँ। ठीक है, मैं खुद अपना तरीका से ईमानदार से मेहनत करके कमाता हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही है। तो इसीलिए मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। मैं जनता का जो सवाल है, जनता का जो समस्या है, उसका समाधान लाने के लिए मैं कोशिश जरूर करूँगा। मेरा छवि साफ सुथरा है, तो वन कैन ट्रस्ट ऑन मी एंड माई टीम। थैंक यू। ओके, तो जैसा भैया ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे ही बहुत सारे नेता लोग भी आते हैं आपके घर के सामने। तो उसी तरीके से आप लोगों को पहचानिए, जितना लोगों को आप पहचानोगे भला आपका ही होगा। सेम क्वेश्चन हमारे GS साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि कौन है किप्पे लंबी, कौन है? मेरा नाम किप्पे लंबी है और लखपराता डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा नेटिव प्लेस है त्रिवेणी। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, आप मतलब इस मूवमेंट से कैसे जुड़े? इस मूवमेंट में हम अपना हिसाब से आए हैं। अच्छा। और किसी का ये में बहकावे में, किसी का ये में नहीं आया। जो हम सभी ने मिलके एक
सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, अच्छा। जितना भी मेंबर्स है हम लोग का। तो हम लोग आया मिला, हम लोग को लगा कि अरुणाचल में कुछ बदलाव होना चाहिए, चाहे हम कुछ जैसे भी हो जो भी हो, लेकिन अरुणाचल में कुछ बदलाव आना चाहिए, स्पेशली ये करप्शन का खिलाफ। चाहे जो कर सकता है हम लोग से, जो बन पाता है, एटलीस्ट हम लोग एज ए माना अरुणाचली होने का नाते एक अरुणाचल एक सुधार में ला सकते हैं। ये कोशिश में हम लोग होते होते मतलब ऐसे एक्सपेक्ट तो नहीं किया था हम लोग दिल्ली तक ऐसे पहुंचेगा एक्चुअली अच्छा। शुरुआत में, लेकिन बातों बातों में ऐसे होके हम लोग ग्रुपिज्म किया, अपना टीम बनाया, तो हम लोग ने ऐसे मुद्दा लेके आया था। चाहे मुद्दा जैसे भी हो जो भी हो, हम लोग उसी हिसाब से शुरू किया था। आपको मतलब ऐसा कभी लगा था कि आप लोग जब एक छोटा सा मतलब 10-12 लोगों का टीम स्टार्टिंग जब गठन हुआ था, पूरा अरुणाचल आपको इतना प्यार देगा, कभी मतलब सोचे थे कि इतना लोग आपको प्यार देंगे, ये एक्सपेक्ट किए थे कभी? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हम के किसी से रहता भी नहीं था, जी। और बचपन से हम किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। मतलब जो हम खुद का पर्सनल जी सोच है, हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, और हम ऐसे सोचते हैं कि आदमी आपको दया भी नहीं लगना चाहिए, दया उसी को लगना चाहिए जो हार जाते हैं ना, तो लाचार को लगता हम है। जो लाचार है। लेकिन हम तो ऐसे खुद को फील नहीं किया, लेकिन जो मेरा जो कदम है वो सही कदम में होने से ऑब्वियसली हमको पब्लिक सपोर्ट करेगा, और जो भी हो, माँ बाप हो, जो समझ सकता है, जो फीलिंग्स वो समझ सकते हैं, जो रियली अरुणाचल के लिए सोचता है, डिजर्व करता है, तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, अच्छा काम करेगा। तो जब गलत आज यहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग उठने का बाद कल जाके गलत करेगा, फिर हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बात तो वही है। सेम क्वेश्चन हम हमारे फाइनल से करना चाहेंगे कि कौन है जिनको आप बार बार देखते हो कि भाई ये बंदा को तो हम बहुत बार देखे हैं इसमें मूवमेंट में, लेकिन ये जाबो उंगले कौन है? तो कुछ अपने बारे में आप बताइए। मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत कम आता हूँ। जी, बिल्कुल। कोई लोग तो सुना होगा लेकिन कभी देखा नहीं है। जी। लेकिन आपका द्वारा से थोड़ा आज मेरे शक्ल को अच्छा से देखने मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे तो मैं ये है, हाँ, मैं मेरा नाम तो बता दिया आपने, आप बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जी। नाम लेके आपने सवाल पूछ दिया तो फिर भी बता दो। मेरा नाम जाबोंग ओमले है, जी। मैं लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी। मैं गालो कम्युनिटी से हूँ। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस होने से गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने नहीं पाएंगे कभी। नहीं। हाँ। और बिजनेसमैन होने से भी तो लड़ नहीं पाएंगे, क्यों कॉन्ट्रैक्टर होने से तो लड़ नहीं पाएंगे गवर्नमेंट से, हाँ। क्योंकि उसको उसका बिल का डर से। हाँ, तो मैं एक आम आदमी हूँ, आम जनता हूँ, और मैं अपना तरीका से परिवार चलाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, अभी एक क्लास 10 में है, एक क्लास 6 में। तो मैं भी एक खास में मैं भी बस्ती में रहता हूँ, लेकिन परिवार बच्चा लोग की वजह से, क्योंकि स्कूल हम लोग को उधर में ऐसे कास्ट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो है कोई टीचर नहीं है। जो हमारे स्कूल में बस्ती में जो है प्राइमरी स्कूल है, उसमें सिर्फ एक ही टीचर है, वो भी आता नहीं, क्योंकि वो भी एक हमारा और बस्ती का एक पढ़ा लिखा जो पढ़ लिख के जैसे बैठे उसको मैनेजमेंट करके वो अंदर में घुसा रहता। तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए ईटानगर में आना पड़ा उसको एजुकेशन ये करने के लिए। तो मैं आना जाना करता हूँ बस्ती, और बस्ती में तो माँ पिताजी बूढ़ा बूढ़ी हो गए, उसको भी देखभाल करता हूँ। तो ऐसे आके अभी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मैं जुड़ गया हूँ, और ऐसे कुछ तो कास्ट नहीं है, और कास्ट होता तो आज करप्शन का अगेंस्ट तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट थोड़ा नहीं लेते। तो बहुत ही प्यारा जवाब आप लोगों ने सुना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आपने जब से ये मूवमेंट चल रहा होगा हर किसी को कोई ना कोई बाइट देते देखा होगा, बट इनको बहुत ही कम रेयर देखा जाता है। ये कैमरा से उतना फ्रेंडली भी नहीं है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो थोड़ा दूर ही रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है एसी टीम के तमे तुबिन तारजी, उनका इंट्रोडक्शन हम जाने कि वो कौन है, कैसे इस मूवमेंट से जुड़े, और मैं ज़्यादा ना पूछते हुए उनसे डायरेक्टली पूछ लेता है बात। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि तमे तुबिन कौन है, कहाँ रहता है, कैसे इस मूवमेंट से जुड़ा, ये चीज़ बस। तमे तुबिन तो एक्चुअली
न्योपिन से है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट क्रोंको में, में विलेज हिया। और तमिल दुबिन को अभी के समय में इतना लोग जान गया कि सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली जो ट्रोल करते हैं, जी क्योंकि ट्रोल का कारण से ही हमारा नाम बहुत फेमस हुआ। सही सही और वैसे ही कहता है ना, जो तारीफ वाला को तो कोई इतना याद रखते नहीं है, लेकिन जिसको ट्रोल करते हैं उसको तो बहुत सा एकदम जगह में पैर जाता है। आप एक आदमी जितना अच्छा भी काम क्यों ना करो, लेकिन उस पर छोटा सा एक दाग भी लग जाएगा ना, वो दाग कोई उंगली का है, ये दाग क्या है इस तरफ का। तो मेरा अभी के समय में तो सोशल मीडिया में तो AAC का प्रेसिडेंट होने के नाते काफ़ी सारा फेमस भी हो गया। अभी तो पता नहीं अपना स्टेट में वापस आने के बाद में कैसे घूमेगा समझ में नहीं आता है। और हम नॉर्मल लाइफ एक जीने जैसे पहले जीता था ऐसे नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल आदमी है, पैसा वाला आदमी तो है नहीं। और रहा बात ये मुद्दा का बारे में, आपने जो कहा कि कैसे करके हम कैसे जुड़े ऐसे है कि हम सब एक जान पहचान है, हम एक दोस्त का जैसे ही है। हम लोग सब ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है। मैं क्रोंको से हूँ और ये लेपारादा से है, ये पाके कैसन से है और ये जालौन में लोअर सिंह से है। ऐसे करके हम लोग काफ़ी सारा, मेरा चेयरमैन ये पापुम पारे से है। तो ऐसे होने के बाद में हम लोग एक बार हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग ये मुद्दा को, करप्शन को लेकर हम लोग मिटाने के लिए कोशिश किया। मतलब कोशिश किया नहीं, हमने उताया ही है, आवाज़ उताया हमने, जो सोच के जो किया था करके तो देखा है ना, प्रैक्टिकल भी किया है, मुख से जुबान से जितना हो सकता है वो भी किया है। वो हमारा चेयरपर्सन का थ्रू से जितना कहना था उन्होंने कहा है, और जिसको सुनना है वो तो सुनेगा ही है, जिनको नहीं सुनना है वो तो कभी सुनेगा ही नहीं। तो इस तरफ का हमारा मुद्दा शुरू हुआ और आज यहाँ पे हमारा मुद्दा जो दिल्ली पे आके हमारा मुद्दा बैठ गया, लेकिन भी बहुत सा चेंज हुआ स्टेट में। और इस ये सब का कारण हमारा जो जनता है, पब्लिक, हमारा जो हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का जो जनता है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट से हमें हमारा जो शक्ति होते हैं, जो पावर होते हैं, हमें मिला, स्टेमिना मिला। और वैसे तो हम बहुत बार ये यात्रा में हम वापस आने का ये फैसला भी करने के लिए कोशिश किया था। हमारा दीदी भी हमारा एक माँ का रूप में आके हमारा साथ लेके, वो भी काफ़ी सारा हम इनको देख के हम लोग ने वापस आने का फैसला भी किया था। पर हम लोग 3 दिन पे सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, जब पहले सपना दिखाते हैं बाद में नहीं कहते हैं, तो उस तरफ का तो हम सपना दिखा है तो सपना चलो हासिल भी करके दिखाते हैं। हासिल तो हुआ है, लेकिन लगभग तो 50% तो हुआ है ना, 50-80% तो हुआ है, 99.9% हुआ है। हमारा चेयरमैन मैडम ने कहा तो 99%, वो 99% तो हो गया। उसको तो हम ये बीच में हम उसको तो हम पूरा अरुणाचल का जनता का क्रेडिट देना चाहूँगा। मैंने भी वही कहा कि जनता का अगर आपका आशीर्वाद, आपने हमारे लिए इतना दुआ किए हैं, इतना फास्टिंग बेटा हमारे लिए हमेशा सपोर्ट रहा। जब आपने सपोर्ट रहा हम लोग का हिम्मत भी बढ़ते गया और हमने जोश बढ़ गया। तो ये सब अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते, जोश नहीं देते और दिल्ली तक भी आया है और हमारे शहर के लिए, मेरे परिवार के लिए, हम लोग का परिवार के लिए प्रे किया, तो ये मैं डायरेक्ट ये अरुणाचल की जनता को क्रेडिट देना चाहूँगा। अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है, जैसे हमारा CM सर जो अभी दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ये सब हमने आवाज़ उठाया और ताकत अरुणाचल की जनता ने दिया, तो उसका बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं अरुणाचल की जनता को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो सबका इंट्रोडक्शन तो लगभग हमने ले ही लिया। लास्ट जो इस शो की मतलब जिसके नाम से ये शो है आपकी शीतल, तो हम उनके मुंह से जानेंगे कि कौन है टोको शीतल। तो हम उनसे ही डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन है टोको शीतल, कौन है। लोग जस्ट टोको शीतल को जानना पहले भी जानते थे, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रही है, लेकिन कुछ उनके बारे में नहीं जानते। तो कौन है टोको शीतल और कैसे वो जुड़ी इस मुहिम से, थोड़ा बताइए दीदी। मैं एक मामूली साधारण सी महिला हूँ, टोको शीतल। पैदाइशी मेरी न्यू पालिन, अभी आज के डेट में वो करादादी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, न्यू पालिन में हुई थी। मेरे पापा जो थे वो लोअर सुबनसिरी के थे। मेरी मम्मी जो थी वो थी नहीं है, मेरी मम्मी वो करादादी पालिन की है, न्यू पालिन की।
और पैदाइशी न्यू पालिन में होने के बाद मेरा ब्रोटअप जो है ईटानगर पपुमपारे में हुआ। ओके। तो इसीलिए लेकी विलेज में हमारा परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है और मेरा पीआरसी भी पपुमपारे का है और एसटी भी पपुमपारे की ही है। और अभी मेरी शादी जो हुई है हाल फिलहाल में वो भी पपुमपारे में हुई है, सगाली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में। तो इससे पहले ये मेरी दूसरी शादी है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। मेरा पहला एक शादी वो डिसॉल्व हो चुका है। जो मेरी पहली शादी हुई थी वो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और मैं पहले से ही मैं पैदाइशी मतलब काइंड ऑफ कि मैं थोड़ा सा हमेशा सोशलिस्टिक माइंडेड की हूँ। तो बचपन से ही लेकर के मुझे अच्छा लगता था लोगों के लिए काम करना, और वो भी बिना मतलब के, अनकंडीशनल। जब भी मैं किसी को मदद करती थी और लोग उससे मतलब सेटिस्फाई होते थे, तो मुझे एक इमेंस प्लेजर, जो एक अच्छी फीलिंग मेरे अंदर आती थी, उसमें मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो इसी तरीके से मैं हमेशा सोशल के कामों में जुड़ी रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी लाइफ की शुरुआत होती है नेहरू युवा केंद्र संगठन से। वहाँ पर मैं एज ए नेहरू साथी नियुक्त की गई थी। तो नेहरू युवा साथी बनने के बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर स्कीम के अंदर में बहुत सारे विभिन्न राज्य में, अलग अलग राज्य में, चाहे हमने ये मेरे सेकेंड पद यात्रा है। इससे पहले मैं एक पद यात्रा कर चुकी हूँ मेरठ से लेके लाल किला का। तो वो भी गर्मी का मौसम था, उस पे पूरे भारतवर्ष के युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था। वो हमारा एक था फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट करते हुए। रिवोल्ट 1857 के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह जी से लेकर के उनके जितने भी साथीगण थे, हाँ, उनको डेडिकेट करते हुए हमने मेरठ से पैदल चल के दिल्ली तक का यात्रा सफर तय किया था। उस पे कम से कम जुड़े थे, कम से कम 1.5-2 लाख युवा जुड़े थे। और मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी हमारे 7 स्टेट्स है, वहाँ से मुझे एक कोऑर्डिनेटर टाइप कि एक गाइड के टाइप में मुझे वहाँ से इंचार्ज बनाया गया। तो मैं वहाँ से गाइड करते हुए यहाँ पहुँची मेरठ। उसके बाद वहाँ से वो भी काफ़ी दर्दनाक था, वो भी अनुभव बहुत ही भयानक था। उसके बाद में फिर भारत की सरकार ने मुझे पहचाना, उस समय के सरकार ने मुझे पहचाना और एक सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उसके बाद में मैं हमेशा युवा के बहुत सारी चीज़ों में मैं अपने पार्टिसिपेशन देती रही। फिर हम साउथ लेकर गए कुछ युवाओं को, कम से कम 25-30 लोगों को। उसके बाद ऐसे करके मैं पटना गई, उसके बाद में पुणे गई। मतलब भारत के ऐसे कोई राज्य नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। ऑलमोस्ट मैं जा चुकी हूँ और हर एक जगह, यहाँ दिल्ली में भी मेहरौली एक जंगली इलाका है, आपको पता है, आउटस्कर्ट है, यहाँ पर भी मैंने बहुत काम किया। ऐसे करके मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में जब भारत की सरकार को लगा कि नहीं, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है और बहुत ही डेडिकेटेड है, तो इनको हम फॉरेन भेजते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे फॉरेन भेजा। भारत से कुल 10 लोगों को भेजा, 5 महिला और 5 लड़के, मतलब 5 मेल 5 फीमेल। तो उसमें से एक मैं भी थी और बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि अपनी भारत की कल्चर को लेकर के, हेरिटेज को लेकर के, हमारी ट्रेडिशन को लेकर के मैं वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में गई थी। और कोरिया में कैसा चलता है सिस्टम, वो वहाँ से लेकर आए। वो रिपोर्ट हमने फाइल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बदले में हमें वो काफ़ी सारे अप्रिसिएशन भी मिले भारत की सरकार की तरफ से। फिर मैं अंडर एज में लोगों के कहने पर, लोगों के इन्फ्लुएंस में मैं पॉलिटिक्स में चली गई। पॉलिटिक्स में चली गई एट द एज ऑफ, आई थिंक इट वाज ओनली 22-23। मैंने वहाँ से जो हमारा जो जिला परिषद मेंबर होता है, पंचायती राज इलेक्शन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होती है इंडिया में है, तो वहाँ मैं कूद गई जिला परिषद मेंबर के इलेक्शन में। उसके बाद वहाँ पे कांटे की टक्कर रही, ट्रायंगुलर फाइट थे और वो जनरल सीट था, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं थी। तो कुछ लोगों ने मुझे इसलिए साथ नहीं दिया कि यार औरत हो, औरत की तरह रहो, मर्दों का सीट में तुम क्यों आ रही हो, तुमको तो रिजर्वेशन का वेट करना चाहिए। तो इस तरीके से करके वो इलेक्शन में हार गई। उसके बाद में फिर जिस पार्टी से मैंने टिकट लेके कॉन्टेस्ट किया था, उसी पार्टी ने मुझे इनवाइट किया और स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेवल में मुझे एक महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया गया, वुमेन विंग्स का स्टेट लेवल का। उसके बाद फिर मैं कई साल तक कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी रही। तो ऐसे करके फिर एक बार 13 ईटानगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भी मैंने एक एमएलए के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट के लिए मैंने नॉमिनेशन नामांकन भरा था। बट वहाँ पे जो सिस्टम, जो हमारा जो सिस्टम है, पैसा लो तमाशा देखो, पैसों से रिश्ता है मेरा, ना माँ ना बाप की कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया दुनिया। तो उसी के चक्कर में कहाँ मुझे कितने लोगों ने वोट किया होगा, शायद कुछ
कुछ हजार लोगों ने तो किया ही होगा ऑब्वियसली, फिर भी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वहाँ पे कम से कम हमारा 1,60,000 के ऊपर है वोटर। ऐसे करके उसके बाद में ऑलमोस्ट आई वाज फेड अप विद द पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे लिए बना ही नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको 2-3 चीजों में माहिर होना पड़ेगा, एक झूठ बोलने में नंबर 1, और दूसरा लोगों को गलत सपने दिखाने में, और तीसरा चुगलबाजी करने में। जब तक आप चुगली नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते, और लोगों को जब आप गलत आश्वासन नहीं दोगे फिर आप आगे नहीं जा सकते। तो फिर झूठ तो मुझसे होता नहीं है, जो है सच में कुछ भी चीज मेरे लाइफ में छिपा हुआ नहीं है। एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट कि मतलब मुझसे खुद ही हजम नहीं होता है। जब भी कभी मैं झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ या कुछ दिखावा करने की कोशिश करती हूँ तो टोटली वो मुझसे होता नहीं। मैं खुद को ही झूठ नहीं बोल पाती तो औरों को क्या झूठ बोलूंगी, फिर लोगों को क्या गोल गोल घुमाऊंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं बना है, मैं या फिर मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूँ। मैं ऐसे ही समाज के कार्यों के लिए, लोगों के हित के लिए, और अपने मतलब मेरे समुदाय में जितने लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी, जान भी दे दूंगी और जान ले भी लूंगी। मतलब काइंड ऑफ दैट मैं इस प्रकार की हूँ। तो इसीलिए मैं तपोशीतल सिंपल सी अबला नारी, सिंपल सी औरत हूँ। मैं बचपन से ही अनाथ इन द सेंस, मेरा जो फादर थे जब मैं बहुत कच्ची उम्र की थी तभी मेरे फादर का एक्सीडेंटली उनका निधन हो गया था। उसके बाद मेरे 3 माताएं हैं और मेरे तीनों माताओं ने मुझे इतना प्यार और इतना लाड से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तो यही मेरी पहचान है। और रही बात इस मुहिम से जुड़ने की, कई सालों से मैं करप्शन के अगेंस्ट में वॉइस रेज कर रही हूँ। सबसे पहला वॉइस मैंने तब रेज किया जब हमारा स्टेट फाइनेंशियल डेफिसिट में चल रहा था, एंड दैट वाज द टाइम ऑफ मिस्टर नाबम तुकी, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट। जब नाबम तुकी जी चीफ मिनिस्टर थे, आज के डेट में वो मेरे ससुर जी है, मैं उन्हीं के खानदान में मेरी शादी हुई है, मैं बहू बन गई हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ। उनके समय में जब स्टेट में फाइनेंशियल डेफिसिट चल रहे थे तो हमने उनसे व्हाइट पेपर मांगा फाइनेंशियल स्टेटस पे। तब से मैं मुहिम स्टार्ट कर करके वहाँ आकाशदीप से रैली करके आईजी पार्क टेनिस कोर्ट तक जाना, आरके मिशन से हॉस्पिटल से रैली करके राजभवन तक जाना, धरने पे बैठना, चिल्लाना, चीखना, ये तो मतलब बहुत सालों से शुरू हो चुकी थी। उसके बाद में फिर उनकी सरकार गई, फिर लेट कालिकोपुल का सरकार आया, फिर लेट कालिकोपुल जी 4-5 महीने के लिए झलक दिखला जाता है फ्लाइट, इतना बढ़िया काम परफॉर्मेंस उसने किया। उसके बाद में अचानक उसकी सरकार जाती है और वो खुद को हैंग कर लेते। खुद को हैंग करते कि कोई और हैंग करके टांगते, वो तो आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बट कालिकोपुल जी के निधन से मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा। मैं मेंटल हो गई। मैं इसलिए मेंटल हो गई कि एक पहला ऐसा एक लौता नेता निकला था अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत ही प्रैक्टिकल, टू मच प्रैक्टिकल, whether that was his publicity stunt or what I don't know exactly, but still I believe कि वो एक अच्छा नेता था और उसने राज्य के हित के लिए बहुत काम किया है। उसने 24/7 अपना फोन ऑन रखा, हर किसी से मिले, हॉस्पिटल में पहुंच गए, पानी के टंकी में पहुंच गए, नाले में पहुंच गए, बाजार में पहुंच गए, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिसको वो अटेंड नहीं करते थे। तो उन्होंने इतना बढ़िया किया, हम तो बहुत खुश थे दूर बैठ के। मैं आज तक उनसे कभी प्रैक्टिकली रूबरू नहीं हुई, उनके साथ बैठ करके पानी पीना तो दूर की बात, उनको मैं बस मीडिया के माध्यम से देखती थी। फिर भी उसने इतना असर कर गया मेरे मन में कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वाह, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी कम्युनिटी से एक ऐसा बंदा पैदा होके निकला है जो वाकई में अरुणाचल के लिए बहुत ही मतलब वो इतना कमिटेड है, अरुणाचल के लिए वो काम कर रहा है। जब कालिकोपुल जी का निधन हुआ उसके बाद में हमारे अभी की वर्तमान की जो मुख्यमंत्री है श्रीमान पेमा खांडू जी, उनका दौर आया। तो मुझे एक प्रकार से मैं पहले से बता रही हूँ कि मैं साइको हो गई थी कि कालिकोपुल को मारने वाले यही लोग हैं। इन्हीं लोगों के वजह से कालिकोपुल ने अपने आप को इस दुनिया से मतलब रुखसत कर लिया। तो कालिकोपुल जैसे अच्छे नेता को खत्म करने वाले ये लोग हैं। तो मन में अंदर से एक मतलब नफरत सी पैदा होके निकली। तो वो मैं नहीं छुपाऊंगी, आज आपके माध्यम से पूरा अरुणाचल सुन लीजिए। सब लोग हर बार यही सवाल करते कि पेमा खांडू से तुम्हारा निजी क्या दुश्मनी है, तुम्हारा निजी क्या, तुम्हारा पर्सनल कोई प्रॉब्लम है जो तुम इतना पेमा खांडू को तुम घसीटते हो, तुम इतना उसको पछाड़ते हो। मेरा पेमा खांडू जी से निजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पेमा खांडू जी से मैं पहले प्रैक्टिकली मिल चुकी हूँ, चाय भी साथ में पी चुके हैं, नंबर भी एक्सचेंज कर चुके हैं। फिर भी जब कालिकोपुल जी का निधन हुआ
तो मुझे पेमा खांडू जी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैं आज नहीं छिपाऊंगी। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उनके टीम में जितने लोग जुड़ते गए उन सब से मुझे एक नफरत सी होने लग गई कि आप सब ने मिलकर के कालीगोपाल जी को आप लोगों ने मतलब बलि के भेंट चढ़ा दिया। तो इसीलिए उसके बाद तो एक करप्शन तो है ही है स्टेट में, देयर इज उस पे तो कोई दो रहा है ही नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। तो उसी करप्शन को खत्म करना है और इन करप्टेड लोगों को कैसे इनको मतलब स्ट्रीमलाइन करना है, इसको कैसे सीधा करना है, वो टॉक्स ऑलरेडी मेरे दिमाग में थे। एंड देन व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो श्रीमान जी हैं, हमारे पति परमेश्वर, उन्होंने कहा कि हम एक पीआई फाइल करने जा रहे हैं करप्शन के मुद्दे के ऊपर। तो मैंने हामी भरी, चलो आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बाकी उसके चलते हमने अपनी घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी भी गिरवी रख के इधर उधर से पैसा उठा के, यहाँ के वकील बड़े एक्सपेंसिव होते हैं जी बिल्कुल। आप आर्गुमेंट करो नहीं करो, बस आप कोर्ट में आ गए, आपने अटेंडेंस दिया, जज साहब जब बैठे तो योर ऑनर करके खड़ा हो गया, तो पर अपीयरेंस का आपका 15-20 लाख से तो नीचे होता नहीं है। तो इसमें गरीब जनता क्या करे, किससे ले, किससे बोले कि हम करप्शन के अगेंस्ट में यहाँ पीआई फाइल कर रहे हैं तो आप लोग मदद करो, कोई तो सुनने को तैयार नहीं। और अरुणाचल में एक मानसिकता, एक मेंटेलिटी है कि जब कोई इंसान कुछ करता है तो सबसे पहला कैलकुलेशन ये होता है कि बदले में इसको क्या मिलने जा रहा है, मतलब बिजनेस के तरीके से ले लेता है। आज टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये मुहिम चला रहा है तो उन लोगों का कैलकुलेशन ये है कि इसके बदले में इनको क्या मिलने जा रहा है। तो हर कोई ये बोलता है कि अपने इंटरेस्ट से आते हैं। हाँ। तो इसीलिए हमने वहां पे पीआई फाइल करके, ऑलरेडी मैं करप्शन के मुद्दे को लेकर के हमेशा अपने घर से बैठ के भी, अपने लाइव वीडियो के माध्यम से भी मैं बहुत पब्लिक को मैंने इरिटेट किया, बोर किया। उसके बाद में कई कुछ मीडिया चैनल्स आए, एपीएन लाइव 24 आए मेरे घर में, अरुण भूमि पहुंचे मेरे घर में, उसके बाद में अरुणाचल न्यूज 24x7 आए। तो और भी ऐसे कई चैनल्स हैं जो मुझसे जुड़ते थे, मुझसे सवालात करते थे, मेरी ओपिनियन मांगते थे, तो मैं बिंदास बेबाकी से अपनी ओपिनियन रखती थी। उसके चलते चलते बीच में जब मैंने देखा कि एक एएसी टीम फॉर्म हुआ है, एएसी टीम फॉर्म हुआ है लीडेड बाय द मिस्टर तार ताहर एज ए प्रेसिडेंट। ये सब इनमें उनमें थे, लेकिन तब तक मैं इन लोगों को पर्सनली नहीं जानती थी। अच्छा। बीरन भाई को जरूर जानती थी सिर्फ तार को मिला। अच्छा, ऐसी बात है। मीडिया में बीरन भाई बोलते थे तो मैं बीरन भाई को मतलब मीडिया के माध्यम से पर्सनली किसी को नहीं जानते थे? नहीं, हम किसी को एक दूसरे को एसी नहीं के जानते। मोमेंट से पहले किसी को नहीं जानते? नहीं। उसके बाद जब ये लोग जैसे अभी इन लोगों ने, सर लोगों ने बताया कि ये लोग पैदल मार्च शुरू हाँ, किया अगस्त के 21 तारीख से, 20 में खत्म हुआ, 21 से इन लोगों ने 21 से start हाँ पदयात्रा पदयात्रा स्टार्ट किया। तो ये चलते चलते आसाम पहुंच गए और वो भी चिलचिलाती गर्मी धूप में, गर्मी का मौसम था। अगस्त का मौसम था। तो देखते देखते मेरे दिल में एक तब्दीली आई कि यार ये लोग सचमुच में करप्शन के अगेंस्ट में पदयात्रा कर रहे हैं, वो भी दिल्ली तक का सफर तय करने जा रहे हैं। तो क्यों ना मैं भी तो करप्शन की ही क्रूसेडर हूँ, मैं तो करप्शन के हमेशा अगेंस्ट में रहती हूँ। तो चलो इन लोगों को मैं मिल के आती हूँ रास्ते में, अगर मुझसे बन पड़ा तो 1-2 दिन इन लोगों के साथ मैं चलूंगी और कम से कम कुछ ना दे सकूँ, एक बिस्लेरी तो मैं इन लोगों को दे सकूंगी। और मेडिकल असिस्टेंस में इनके पास में वो एम्बुलेंस वगैरह नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं प्राइवेटली, अगर इनमें से कोई भी इंजूर होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक एज ए सिस्टरली, मतलब मैं एक मदरली सिस्टरली मैं इनको मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। जब मैदान में मैं पहुंची और उतरी, देखा कि ये लोग इतने मतलब डेडिकेटेड वे में चल रहे हैं, मेरा मन नहीं किया कि इनको बीच रास्ते छोड़ के मैं घर लौट जाऊं। फिर मैं भी चलने लगी। तो चलते 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 इतना स्ट्रॉन्ग से मैं चली, वैसे बहुत ह्यूज बॉडी है मेरा, इतना पेट्स जमा हो चुका है तो चल नहीं पा रही थी। बट देन मैंने कोशिश किया कि चलूं, और 3 दिन लगातार रिगोरियसली चलने के बाद में मैं डायरेक्ट पेशेंट बन गई। पेशेंट बन गई और उसके बाद ना पैर हिला पा रही हूँ, ना हाथ हिला पा रही हूँ, हालत खराब हो गई। बैंडेज, यहाँ बैंडेज, यहाँ बैंडेज, और मेरे लकी पकड़ा। एंड देन लाठी तभी के बाद मैं देखा हाँ। था, उस मोमेंट को मैं भी बहुत तभी हमारे उस समय के प्रेसिडेंट साहब ने, उस समय के ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने बोला कि आप लोग बीमार वाले लोग आगे बढ़ते रहो, हम जो स्वस्थ है हम पीछे आते रहेंगे। तो ये सब अनफॉर्चुनेटली ये सब मेरे साथ बीमार पड़ गए थे। मैं इन लोगों को लेकर के आगे निकल गई। उसके बाद हम आगे पहुंचकर आसाम बंगाल बॉर्डर में श्रीरामपुर में पहुंचकर इनका वेट करते, तो ये बोलते
कि हम आ रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे रेस्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहो। तो हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिलीगुड़ी पहुंच गए, फिर भी वो लोग नहीं पहुंचे। फिर सिलीगुड़ी में हम रुके, वहां पर भी वो लोग नहीं आए। फिर सिलीगुड़ी से धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास थे, सारे बैनर सारे झंडे उनके पास थे, हमारे पास तो, क्योंकि हम तो पेशेंट थे ना, पेशेंट को आगे भेज दिया, खाली हाथ हम लोग निकले थे। बट वहाँ जब उसके बाद में 1-2 दिन के बाद पता चलता है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने विद्रोह कर दिया। अच्छा, हाँ। आप लोगों को मालूम ही नहीं था कि ऐसा आपके पीछे हो गया? नहीं, किसी को भी नहीं। नहीं, उसने विद्रोह कर दिया, वो भी रात को 1 बजे ना 1:30 बजे उसका प्रेस ब्रीफिंग आता है, मीडिया ब्रीफिंग आता है। 12 हाँ, बजे। शायद 12 बजे ऐसे कुछ। 12 हम अपना बर्थडे का जो जन्मदिन का डेट को हम बोल सकते हैं, लेकिन वो जो प्रेस रिलीज था ना, वो प्रेस रिलीज को मेरा हम कभी लाइफ तक भूलेगा नहीं। 12:15 ठीक, मैंने जब मोबाइल करके तो देखा 12:15 वो मेरा लाइफ का है। और मैं दवाई खा के सीरियसली सो रही थी, इतना जोर से दरवाजा टोंग 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 दरवाजा की बजी ना, मैं घबरा गई यार, कौन है इतना रात को, आधी रात को दरवाजा खटखटा रहा है। जबरदस्ती उठ के दरवाजा खोलती हूँ तो ये वहां से आते हैं, दीदी वो लड़का जो साला विद्रोह कर दिया है अभी मेरा माथा काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला, टाइम देखा उसके, बेटा अभी अब रात को उसने विद्रोह कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, आप जाके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, सोने दो, दवाई का असर है, हम सुबह बात करते हैं। अभी हम सोएगा होगा तो आप अच्छा से सो, बोल के वॉल में पंच मार के निकल गए है मुझे भी याद है वो। तो इस तरीके से करके हम लोग यहाँ तक, मतलब सिसकते खिसकते बिलकते तड़पते हुए हम लोग यहाँ तक रेंगते रेंगते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए एएसी से जुड़ने से पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, एएसी के लोगों को मैं नहीं जानती थी, बट मेरा मन किया, मैं कूद गई, उसके बाद में मैं वहाँ फंस गई। और जब फंस गई तो इतनी भयानक फंसी कि पूरा सरकार सड़क पे उतर गए, सिर्फ मुझे ट्रोल करने के लिए, सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे सप्रेस करने के लिए। और मैंने भी बहुत अच्छा फाइट दिया, व्हाट आई बिलीव। एक को मैंने चक्के चुरा दी, एक आए, एक को चक्के चुरा दी। उसमें ऐसे था कि इतना सारा आदमी में से खाली सिर्फ एक औरत का नाम लिया जा रहा है, तो हम लोग सोचा है कि ये औरत ने सबसे पंगा ले लिया गया, जो आज के समय में सिर्फ इसको छोड़ रहा ही नहीं कोई भी। अच्छा, हर कोई इसका पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा। हम लोग तो डायरेक्ट सोच से डायरेक्ट अरे था, मतलब एकदम सोच के कहते थे ये लोग मुझे, क्या हो यार पनौती हो, आपको यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। आप आए, और बाकी हम सबको तो कोई नाम से भी नहीं पुकारते, कोई हमारे बारे बोलते ही नहीं, खाली आप ही पे क्यों इतना टंच कसा जा रहा है, आप ही पे इतना अटैक पे अटैक क्यों हुआ जा रहा है, आप वाकई में आपने कोई गलती वहाँ करके आई है कि ना, ऐसे तो कैसे होगा, मतलब 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, वो तो बंदा समझ सकता है ना अगला, बट बार रिपीटेडली वही चीज अगर होता रहे। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तो मुझे बताने की जरूरत, कितने नमूने आए ना अपना बंदरिया नाच दिखाने को मैदान में, और एक को छक्के लगा के हमने उसको नॉकआउट किया। उसके बाद आज हम यहाँ पहुंचे हैं, और अब हम कई महीनों से यहाँ दिल्ली में हैं, और हम सक्सेसफुल अपने मुहिम को लीड कर रहे हैं, और यहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला, फाइनेंस जी ने बोला, और पावरफुल जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला, और द मोस्ट डायनामिक कन्वेनर साहब ने बताया कि टीम एएससी का इम्पैक्ट क्या हुआ है एंटायर अरुणाचल प्रदेश में। एंड यू नो, सिर्फ अरुणाचल में अभी कुछ लोगों को रिजल्ट दिख रहा है, शायद ये लोग हमें इतने हल्के में ले रहे हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मोटा भाई अमित शाह जी इतने हल्के में ले रहे कि पूरा भारत में इसका इम्पैक्ट जाएगा। आप देखते रहिए, 2024 आने तो दीजिए, पूरा भारत में टीम एएससी का इम्पैक्ट जाएगा। जिस तरीके से इन लोगों ने टीम एएससी को इग्नोर मारा, ये इनकी सबसे बड़ी भूल है इसकी जिंदगी में, इन लोगों की जिंदगी में। हमेशा वो लोग इस दिन को याद रखेंगे कि किस दिन हम यहाँ पहुंचे थे। क्या इनको पता नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश से आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में आप पता लगाइए, अरुणाचल प्रदेश से नई दिल्ली तक 2400 किलोमीटर की सफर को, डेस्टिनेशन को लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए, बैनर पकड़े, नारे लगा के, स्लोगन लगा के हम आ रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी
V1 CBI, V1 ED। भ्रष्टखोर सरकार को बर्खास्त करो, हमें एक भ्रष्टाचारी से मुक्ति करो, यही नारेबाजी लगा के हम आ रहे हैं। तो यहाँ हम इतने दिन, पूरा 1.5 महीना पैदल चले, उसके बाद यहाँ पहुंचे और यहाँ इतने महीने से हम यहाँ उनके द्वार के सामने बैठे हुए हैं, उनको अपनी आवाज सुना रहे हैं। जंतर मंतर में कर करके चिल्ला चिल्ला के थक गए। हमने सोचा कि जंतर मंतर से एक स्टेप ऊपर चलते हैं। भारत का ऐतिहासिक मैदान है रामलीला मैदान, वहाँ भगवान राम जी के नाम से है वो रामलीला मैदान। तो हम सोचे कि चलो भगवान राम जी के पास जाएंगे तो भगवान राम जी अपनी एक लीला रच के दिखाएंगे, शायद वहां से हमारी आवाज सुन ले, लेकिन नो यूज एट ऑल। तो इसीलिए आज टीम AAC हम लोग जो है जानबूझकर हम यहाँ इसलिए बैठे हुए थे कि इनके सिर पे दर्द हो। लोग कहते हैं ना कि तुम लोग धरना भी नहीं कर रहे हो, क्या करके दिल्ली में बैठ रहे हो। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके टॉक शो के माध्यम से, भैया आप सवाल बंद करो, आ जाओ मैदान में कूदो। मैंने तो उस दिन भी चैलेंज दिया था, हमारा जो गंगा लेक है, गंगा लेक से चल कर के बंदरदेवा तक ही चल लो। अभी तो मौसम वैसे भी बहुत बढ़िया है, ना गर्मी है ना ठंडा है, हाँ बहुत ही बढ़िया मौसम है। अभी चल लो भैया, चल के देखो, उसके बाद में फिर पलट कर हमसे सवाल करो कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ आकर के, हम कोई सरकार नहीं है, एक बात क्लियर कर दूं, हम कोई सरकार नहीं है, हम CBI ED, हम धप्पा नहीं मार सकते, हम साइन नहीं कर सकते, हम केवल मांग कर सकते हैं। और मांग रहे, अभी भी हमारी मांग जारी है, हम मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे। उस पे भी जनता हमसे सवाल करती है कि तुम लोग का CBI कहाँ है, तुम लोग का ED कहाँ है। सरकार को पूछने बजाय हाँ, तो अभी मतलब जनता के नजरों में ये है कि मोदी जी भी हमसे छोटे हो गए, मतलब हम मोदी जी से पावरफुल हो गए, इसलिए हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है, जो भी हो, व्हाटएवर इट इज, हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, हमने तो पिछली बार रामलीला मैदान से भी बोल दिया था कि मांगने का भी एक लिमिट होता है, मांग मांग के हम थक चुके हैं। भिखारी बेचारा क्या करेगा, वो हाथ झोली फैलाए भीख मांगता रहेगा, मर्जी मालिक की होती है कि वो दे या ना दे। तो हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से हमने मांगा है उनको, मांगते मांगते बाद में लज्जा इस बात की आ गई कि हम तो भिखारी से भी गए गुजरे हैं, भिखारियों को भी लोग सुन लेते, एक बार देख लेते, उनको दे देते, हमें तो बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ हो रहा है। तो आज जनता के बीच में, जनता इतने सारे सवाल कर रही थी कि टीम AAC का अपडेट किया है, तो देख लीजिए जनता, ये सारे टीम AAC यहाँ बैठे हैं हम लोग, और हम अपनी बारे में आपको बता रहे हैं। और अभी जनता की बारी है, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि अब सवाल जनता आप हमसे नहीं करेंगे, हम करेंगे आपसे सवाल, हमें अरुणाचल पहुंचने दीजिए, हम पहुंच करके आपसे, हम एक एक डिस्ट्रिक्ट से हम सवाल करेंगे कि टीम AAC के इस संघर्ष को क्या आप लोग पानी में जाने दोगे, या फिर आप लोग उस पे अपना छापा मारोगे, अपना मोहर चिपकाओगे। क्योंकि जनता की अदालत से बड़ी तो इस दुनिया में और कोई अदालत नहीं है। जो हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है, डेमोक्रेसी में दुनिया का सबसे बड़े से भी बड़ा अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जनता की अदालत के सामने छोटा है। तो जनता अपनी अदालत में क्या फैसला सुनाएंगे, हम जनता के पास आ रहे। हमारा जो 12-13 जो पहले तो 10 था हमारा चार्टर ऑफ डिमांड, फिर हमने APPSC के इशू को जोड़ा और भी कुछ इशू को जोड़ा, तो 12-13 हो गए। तो उसी 12-13 चार्टर ऑफ पॉइंट्स डिमांड को लेकर के जनता हम आपके पास आ रहे हैं, अभी आपके हाथों में हम सौंपेंगे। क्योंकि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा, वहां से कोई जवाब नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सौंपा, वहां से जवाब नहीं आया, उसके बाद में JP नड्डा जी को सौंपा, कोई जवाब नहीं आया, माननीय किरण रिजिजू को तो हम प्रैक्टिकली मिलने गए थे, उनके हाथ में हमने अपने हाथों से दिया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में जितने भी यहाँ हमसे बन पड़ा, हमने कई विभागों में दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता, नेशनल महामंत्रियों को भी हमने दिया, उनसे भी कोई जवाब नहीं आया। तो अब हमारे पास में और कोई नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल की जनता बचती है और इस देश की, भारत देश की जनता बचती है। तो हम अपने मुद्दों को लेकर के अरुणाचल के जनता के हाथ में हम सौंपेंगे। हम आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ से ये ऐलान कर रहे हैं कि अरुणाचल पहुँचने के बाद में हम हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जहाँ जनता का, जहाँ लोग, जनता लोग समूह, जहाँ लोग एकत्रित होंगे, असेंबल होंगे, जनता दरबार, हाँ, जनता जहाँ पर एकत्रित होंगे, असेंबल होंगे, वहाँ पर हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स को जनता के हवाले करेंगे। उससे ज्यादा और हमारे पास करने के लिए और कोई कुछ भी नहीं बचता है और हम लोग कुछ भी नहीं है।
तो इतना ही था टीम एएसी के तरफ से हमारा अपडेट। और मुझे लगता है कि इसके बाद और जनता के पास और कोई सवाल नहीं बचना चाहिए कि जनता एक और सवाल है जो आप लोग भी इरिटेट हो गए, लेकिन मैं ये सवाल पूछ के सबसे पूछूंगा वो सवाल ये है कि लोगों का कहना कि भाई ये लोग वहां पहुंच के दिल्ली पहुंच के अभी लोग मजे से रह रहा है, ठीक है। अगर हंस के भी बात करो तो तुम लोग मुद्दा में गया है करप्शन के लिए, तुम लोग हंस के क्यों बात कर रहा है, सीरियस होकर बात क्यों नहीं करा, मतलब ये भी कोई बात हुआ, मतलब ये बोलने वाली बात नहीं। लेकिन आप जब कमेंट सेक्शन में जाके देखो तो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, तो हंस के बात करना भी जुल्म है क्या? वो वही मैं सबसे पूछ रहा हूँ। जैसे अभी आपने इतने अच्छे से सब, जैसे मान लीजिए आप जब 2500 किलोमीटर चल के आ रहे थे, उस वक्त जो आपकी अवस्था रही होगी वो आप ही समझ सकते हो। लेकिन आज जब आप सोचते हो तो हंसी भी आता हो, क्या हम 2500 किलोमीटर चल के चले भी है यहाँ तक, उस बात पे हंसी भी आती है। याद करना भी नहीं चाहता है उसको, याद करने से फिर शरीर दर्द देना शुरू करता है। जनता को तो क्या, जनता का तो काम है कहना। ये तो पर्टिकुलर कोई मतलब पूरे जनता को नहीं, कुछ होता है ना, वो जो लोगों को उल्टे तरफ भड़काने। राजा हम तो ये जो पूछ रहे हैं उस पर हम बहुत तरस आ रहा है कि दुनिया में कोई हंसना रोना ये तो दस्तूर है दुनिया करना। कोई जब हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहा है तो हंसना हमारा क्या गुनाह है, रोना गुनाह है। वो तो जो सवाल पूछ रहे उस पर हमें दया, उसने किस हिसाब से हमको मेरा हंसने पर उसको कुछ क्वेश्चन आया कि ये पूछने जरूरी समझा कि आप लोग हंस रहे हो। आप बहुत सवाल तो आप पूछने के लिए बहुत सारे सवाल मैं उस भाई से आप बहुत दया आ रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा एपिसोड हो चुका है ये वाला, तो आज को यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे इसमें 2-3 वर्ड बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा आपने इसमें इसका इम्पैक्ट इतना पड़ा है लोगों पे, इसका जीता जानता सबूत मैं खुद हूँ कि मैं कलकत्ता में था, लेकिन जब इस मूवमेंट को देखा ये लोग दिल्ली पहुँचा है तो मैं अपना घर को छोड़ के आज 5 महीने से दिल्ली में इस टीम के साथ हूँ। इम्पैक्ट इसे कहते हैं कि मेरा अरुणाचल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अरुणाचल से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे पेमा खांडू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनका सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ वो इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। तो लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, जब मैं स्टेज पे चल के 3 से 4 बार मैं स्पीच भी दिया हूँ, बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया, इसका मैं शुक्रगुजार रहूँगा जिंदगी भर, मरते दम तक इसको मतलब बोलते हैं ना, भुला नहीं पाऊंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो आज का शो हम खत्म करते हैं यहीं पे, देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे एपिसोड को आपकी शीतल। लेकिन आज का पूरा एपिसोड हमने रखा था टीम एएसी को लेके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।